बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट का। तो फंडामेंटल राइट जो है कि आपके न केवल के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके मेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो है कि आपके सार्वजनिक जीवन में भी ये महत्वपूर्ण है ना। अगर आपको राइट के बारे में नहीं पता है तो आप कहीं भी है कि अपनी बातों को उचित ढंग से नहीं रख पाते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें पता नहीं है, बेवजह के बहस हो जाती है बिना जानकारी के, है ना। जब जानकारी होती है तो आपकी बातें जो है कि थोड़ा सा वजन वाली होती है, और थोड़ा सा है कि आप बेहतर लोगों से अन्य लोगों से बेहतर आप अपनी पॉइंट को रख पाएंगे, है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपने देखा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पे आपके है और कहाँ पे बाउंडेशन है, इस पे बात किया। आपने ये देखा कि निवारक निरोध अधिनियम में जो है कि आपके लिए क्या प्रोविजन है और क्या प्रोविजन नहीं है। जनरली तौर पर होता है कि जब आपको जानकारी नहीं होती है ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है जो ना चाहते हुए भी ये आपके साथ घट जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल पढ़ा था निवारक निरोध अधिनियम में, क्या पढ़ा था कि गिरफ्तारी के 24 घंटे, है ना, के अंदर जो है कि मजिस्ट्रेट के पास जो है ले जाना अनिवार्य है पुलिस के द्वारा, है ना। लेकिन उसमें 24 घंटे कौन, है ना, 24 घंटा वो जो है कि आपको है कि आने जाने में जो समय लगता है उसे छोड़ करके, है ना, उससे अधिक जो है पुलिस अपने पास नहीं रख सकती, अपने रिमांड में नहीं रख सकती, जब तक कि जज जो है रिकमेंड ना कर दिया जाए। तो जनरली तौर पर कि आप लोगों ने देखा होगा कि अपराधियों को जो है कि 15 दिन के, 14 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के ऐसे कुछ रिमांड लिए जाते हैं। तो वो जो है कि जज की परमिशन से ही मिलती है रिमांड, है ना। तो ये चीजें आपने देखा था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया था कि तो उसमें भी आपने देखा था कि किस तरह से है कि विधि द्वारा स्थापित, है ना, प्रक्रिया के तहत ही है कि किसी को जो है जीवन से जो है वंचित किया जा सकता है ना। अन्यथा है कि वंचना जो है नहीं की जा सकती, वंचित नहीं किया जा सकता किसी को। तो ये बात देखा था। 23-24 में जो है कि आपने बलात् श्रम से संबंधित जो है कि प्रोविजन को देखा था। तो उसमें है कि आपने 23 में क्या देखा था, क्या था 23 में, 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 क्या कहता है, बताएंगे नहीं, कुछ कहता सर है? मानव हम्म। ध्रुव व्यापार बलात् श्रम पर प्रतिषेध करते हैं। हाँ, इसमें है कि किसी से आप जबरिया काम नहीं ले सकते, जबरदस्ती काम नहीं ले सकते, है ना। और उसके लिए जो है कि सरकार क्या करते हैं, हमारी न्यायालय क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारी सरकार क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके 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 बाद है 24 में क्या देखा था आपने, आर्टिकल 24 में, हम्म, आर्टिकल 24 में क्या देखा था, सब भूल गए? बालकों के नियोजन के प्रतिषेध करता है। तो हाँ, बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की बात किया गया था, है ना। तो इसमें आपने देखा था कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, है ना, उन्हें जो है कि काम में न लगाया जाए, है ना। क्योंकि इस समय क्या होता है, 14 साल तक के जो है कि शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक वृद्धि जो है कि का टाइम होता है। और जब है कि आप उसे लगा देंगे, है ना, काम में, तो वो आप अपना काम करेगा, है ना। तो उसकी बौद्धिक जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, और जब बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा तो उसे वो जो है कि अपना आने वाले जो फ्यूचर हैं उसके खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए भी है कि आपको प्रोटेक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? व्यक्ति के अंतःकरण एवं धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आपने धर्म की स्वतंत्रता की बात किया था, है ना। तो इसके इसके तहत कहा गया कि व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता इसकी बात इसमें की गई थी। तो इसमें जो है कि आपने कितने, 2 आर्टिकल देखे थे, इसके कितने क्लॉज हैं, 2 है। इसके 2 क्लॉज ठीक हैं। है, दो है। तो पहला क्लॉज क्या कहता है, बताए? किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन जो है अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु अगर प्रेरित करते हैं, है ना, तो क्या होगा, वो दंडनीय अपराध होगा, है ना, यही कहता है नहीं?
और उसके बाद दूसरा जो क्लॉज है, दूसरा क्लॉज क्या कहता है, इसका दूसरा दूसरा क्लॉज कहता है क्या, क्या कहते हैं, क्या कहता है दूसरा क्लॉज। तो दूसरा क्लॉज में जो है कि आपने इसमें देखा था कि धार्मिक आचरण ये से संबंध या आर्थिक, वित्तीय या राजनैतिक या अन्य क्रियाकलाप से विनिमय के संबंध में निर्बंधन की गई है ना। आगे चलते हैं, तो हम लोग 26 आर्टिकल 26 लिखे थे। आर्टिकल 26 में क्या कहता है आपको, आर्टिकल 26 क्या कहता है बताइए। धार्मिक गुड मॉर्निंग संप्रदाय सर। एवं प्रबंधों हाँ हाँ, क्या कहता है, धार्मिक संप्रदाय एवं प्रबंधों की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 जो कहता है आपका, लिख लीजिए, लिख लीजिए। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करो से मुक्ति। 26 नहीं दिखाएगा। हाँ सर 26 छूट गया। अच्छा, छूट गया है। अच्छा 26 आर्टिकल 26 ये तो कर लेना चाहिए ना लोगों को खुद से। 26 कर लिए, आगे बढ़िए। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब देखिए, जैसे कि आपको यज्ञ करवाते हुए सुना है, यज्ञ करवाते हुए सुना होगा आपने, उर्स उर्स का मेला सुना होगा आपने, सुना है या नहीं सुना है? हम्म? जो जी धार्मिक सर। जो धार्मिक क्रियाकलाप है उस पे है कि कभी देखा है कि गवर्नमेंट रोक लगाती है, नहीं लगाती है ना। तो उस पे है कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है ना। तो यहाँ यहाँ पे है कि आर्टिकल 26 जो है, आर्टिकल 26 जो है कि ये प्रोविजन करता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और ये जो है कि क्या कहते हैं, व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि जो है कि संप्रदायों को स्वतंत्रता देता है ना। जैसे कि आप क्या हैं, हिंदू हैं, तो हिंदू हिंदू क्या है, हिंदू कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो संप्रदाय है ना। मुस्लिम क्या है, मुस्लिम कोई व्यक्ति तो है नहीं, संप्रदाय है। या ईसाई क्या है, ईसाई व्यक्ति नहीं, संप्रदाय है। तो सीधी सी बात है कि हर कम्युनिटी को जो है कि अपने अपने धार्मिक स्वतंत्रताओं को जो है ये क्या कहते हैं, प्रबंध करने की बात किया गया है। तो इसमें जैसे कि उनके क्रियाकलाप से संबंधित जो एक्टिविटी है ना, जो उनकी एक्टिविटी है, उन एक्टिविटी को है कि आगे जारी रखने की स्वतंत्रता दी गई है। उन पे किसी भी तरह का है ना, किसी भी तरह का बाउंडेशन ना लगे, है ना। इसका जो है राज्य क्या करती है, ख्याल रखती है। ठीक है, तो लिख लीजिए अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें निहित है, निहित है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत यह स्वतंत्रता यह स्वतंत्रता यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक धार्मिक संप्रदाय को दी गई है, धार्मिक संप्रदायों को दी गई है, धार्मिक स्वतंत्र संप्रदायों को दी गई है, धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। अब धार्मिक संप्रदाय में कौन कौन सा लिख लेते हैं, देखिए, बहावी बहावी संप्रदाय, ये यहाँ लोटस टेम्पल दिख रहा है, दिल्ली का लोटस टेम्पल, ये बहावियों का है, पता है आपको? नहीं है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, ईसाई मिशनरी, ETC कर दीजिए, ETC कर दीजिए, लिख लीजिए। इसके इसके तहत लिख लीजिए आर्टिकल 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 26 के तहत, 26 के तहत पहला लिख लीजिए, पहला 26 के तहत अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अब जैसे कि ये नीरज है ना, नीरज का मन हुआ कि हम यज्ञ करवाएंगे, है ना।
कम्युनिटी से मिलकर करके इन्होंने कहा कि हम फाइनेंस करते हैं और जो है कि एक बड़ा सा यज्ञ करवाया जाए। कौन सा यज्ञ करवाया जाए? तो अश्वमेध यज्ञ करवाया जाए, है ना, या राजसूय यज्ञ करवाया जाए, है ना। तो सीधी सी बात है कि उसमें ये कम्युनिटी से इनके जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी वाले सब मिल करके करेंगे, है ना। जो हिंदू संप्रदाय है तो उसमें पूरे हिंदू तो नहीं शामिल हो सकेंगे, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको शामिल कर करके ये कर करके यज्ञ करवाते हैं। तो सरकार क्या करेगी? सरकार देखेगी कि वहाँ पे हिंसा ना हो, वहाँ दंगा ना हो, है ना। तो उसके लिए प्रोटेक्शन देगी और कि उस इन पे रोक नहीं लगाएगी, है ना। इन्हें कहा जाएगा कि शांतिपूर्ण यज्ञ संपन्न होनी चाहिए, है ना। तो इनसे सरकार ये गारंटी लेती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो आर्टिकल 26 है ना, ये धर्म के मामले में थोड़ा क्या करती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, धार्मिक और मूर्त, धार्मिक और पूर्त चैरिटेबल परियोजना के लिए संस्थाओं की स्थापना और और पोषण पोषण की स्वतंत्रता प्रदान करती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, जंगम और स्थावर, जंगम और स्थावर किससे? शाक्त संप्रदाय से है। जंगम जो है इस शाक्त संप्रदाय से है ना। और स्थावर जो है किससे है? स्थावर जो है किससे है? बौद्ध से, जैन से, किससे है? बौद्ध या जैन? जैन से, बौद्ध से। अब सब गोल डब्बा हो गए हैं, बौद्ध से। चलो, तो ये लिख लीजिए, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व के स्वतंत्रता। नेक्स्ट लिख लीजिए, जंगम और स्थावर समिति का विधि के अनुसार प्रशासन। अब देखिए इस पे रोक किसके आधार पर लगाया जाएगा? लिख लीजिए, रोक लिख लीजिए, इस पे निर्बंधन की व्यवस्था की गई है। लिख लीजिए, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर इसे सीमित किया जा सकता है, इसे सीमित किया जा सकता है। अब जैसे कि अब एपेडेमिक है ना। एपेडेमिक में है कि कोई कहे हम यज्ञ करवाएंगे, सरकार अलाउ करेगी? नहीं करेगी। और उस पे अगर दलील दिया जाए कि नहीं ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें राइट देती है कि हम यज्ञ करवाएं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट तभी देती है जब है कि आप नॉर्मल कंडीशन में है। अब है कि एपेडेमिक है, एपेडेमिक में अगर ये क्या कहते हैं आपका जब करवाते हैं तो उससे क्या होगा? लोगों के स्वास्थ्य खराब हो जाएंगे, लोगों की जान जा सकती है ना। तो इस पे जो है कि आप ज्यादा अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको राइट जो है आकर के सीमित हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिए, यह अधिकार सिर्फ व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को है, स्थापित संस्थाओं को। जैसे हमारा ये फाउंडेशन है ना, हमारा फाउंडेशन है राज फाउंडेशन ट्रस्ट, है ना। तो ये ट्रस्ट जो है कि हमारा अगर हम चाहें तो वो है कि ये अगर उतरें तो एक तो एजुकेशन लाइन में ऑलरेडी वर्क कर रहा है। ये जो हमारा ट्रस्ट है वो एजुकेशन लाइन में ऑलरेडी वर्क कर रहा है। दूसरा जो है कि आप ये हेल्थ सेक्टर में वर्क करेगा। तीसरा जो है कि सोशल सर्विसेज में वर्क करेगा। तो इंडिया के कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है जो है कि हमारे अंडर में नहीं आएगा, है ना। लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है ना, वो फाउंडेशन इन्हीं मामलों में हमारे साथ भी होगा। जैसे कि अभी मैं बोल दूं कि नहीं मुझे है कि ऑफलाइन आकर के पढ़ाना है ना, तो मैं कितना भी हाथ पैर मार लूं, है ना, सरकार हमें अलाउ नहीं करेगी, है ना। और अगर अलाउ भी करती है तो कहेगी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर कुछ होता है पब्लिक को तो आपके ऊपर क्या बनेगी? केस बनेगा।
है ना। तो सीधी सी बात है कि इस स्थिति में जो है कि हमारा फाउंडेशन जो है कि क्यों वर्क करेगा, है ना। हमारा फाउंडेशन सीधे सीधे ऑनलाइन टीच कर रहा है तो ऑनलाइन टीच करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रणाम सर। खुश रहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 लिख लीजिए। इसमें धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 27 में जो है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसलिए इसके तहत किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। अब चलिए आप भी लोग से पूछ लेते हैं, क्या आपसे रिलीजियस टैक्स लगते हैं, क्या लिए जाते हैं? देते हैं? नहीं देते। कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई जाकर करके आपसे कहता है कि क्या कि ये हिंदू धर्म आप मानते हैं इसलिए है कि आपको टैक्स देना पड़ रहा है, या फिर ये मेला का टैक्स देना पड़ रहा है, मेला लगाने के लिए टैक्स दिए जा रहा है। ऐसा होता है क्या? मंदिर बनाने के लिए टैक्स लिए जा रहे हैं? नहीं, वो दान देते हैं आप, स्वेच्छा से होती है। दान क्या होती है? स्वेच्छा से होती है। टैक्स जो है कि आपको राज्य के द्वारा लगाया जाता है। तो क्या हमारी सरकारें जो है टैक्स लगाती है? रिलीजियस टैक्स नहीं लगाती है। लगाती है क्या? नहीं लगाती है। तो चलिए इसमें लिख ले, तो आगे चलते हैं। राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जा सकता। जो आप टैक्स देते हैं, है ना, जो जॉब में होंगे वो टैक्स तो पे करते ही हैं, है ना। तो उस टैक्स को जो है कि कहीं धार्मिक उत्थान के लिए कम किए जाते हैं? नहीं किए जाते हैं, है ना। वो अलग बात है कि मंदिर जब बनते हैं तो कि जो हमारे नेता हैं वो जो है दान करते हैं, है ना। वो दान करते हैं, है ना, दान देते हैं। तो वो भी तो एक टैक्स का ही पैसा होता है ना। वो कहते हैं कि नहीं, ये हमने अपने पैसे दिए। तो सीधी सी बात है कि उनके पास पैसा आता कैसे है? अगर आप काम करते हैं तो तब आप पैसे कमाते हैं, तो वो तो उनके पास उतने मोटे पैसे कहाँ से आते हैं? तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं हमारे ही पैसे जाता है घूम फिर करके। लेकिन सरकार जो है ऐसा नहीं करती, है ना। सरकार जो है कि आपके टैक्स के पैसों को जो है किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उत्थान के लिए जो है कि वो खर्च नहीं करती, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 28 लिख लीजिए। आर्टिकल 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं के, लिख लीजिए आर्टिकल 28। लिख लीजिए आर्टिकल 28। ये क्या प्रोविजन करते हैं? लिख लीजिए क्या प्रोविजन करता है। निकी थोड़ा पढ़िए इसको, सुन पा रही हैं? ठीक है, यस सर। हाँ पढ़िए एक बार। कुछ
शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्लॉज 1 में है। क्लॉज 2 क्या होता है? खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। फिर से एक और आर्टिकल को पढ़िए। खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, बच्चे स्टार्ट किंतु आर्टिकल 28 क्लॉज 1 आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, क्लॉज 1 है। रुकिए। अब ये कहता है कि कुछ धार्मिक शिक्षण संस्थानों में जो के उपस्थिति होने से स्वतंत्रता है, ठीक है। जैसे अलीगढ़ है, ठीक है। जैसे है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है। ये 3 यूनिवर्सिटी का मैंने आपको नाम दिया। क्या ये धार्मिक संस्था है? नहीं, ये क्या है? शैक्षणिक संस्था है। इस ये भले ही मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, भले ही जामिया मिलिया इस्लामिया है, भले ही ये क्या कहते हैं हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जो है। तो ये तीनों नाम से भले ही लगता है कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल नाम भर का है ना। अब चलिए, कोई धार्मिक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है ना, या धार्मिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है, उसमें 2 संप्रदाय के लोग हैं, है ना। तो एक मान लीजिए कि मुस्लिम और हिंदू है ना। अगर है कि ये जो यूनिवर्सिटी है या विद्यालय है ना, वो जो है कि मुस्लिम का है, तो उसमें हिंदू बच्चे का एडमिशन होता है, तो क्या उसे पार्टिसिपेट करना अनिवार्य होगा? नहीं होगा, है ना। तो ये जो है कि इसी की बात करता है ना। दूसरा क्लॉज पढ़िए इसको। और दूसरी चीज एक चीज और है, क्लॉज में कहा गया है कि अगर है कि कोई संस्था स्थापित की जाती है ना, या राज द्वारा पोषित किया जाता है ना, राज्य सरकार द्वारा पोषित किया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा पोषित किया जाता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। यही कहता है ना क्लॉज 1, संगीता? जी सर। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, बिल्कुल, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुआ है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अब जैसे देखिए, अयोध्या न्यास परिषद जो है ना, अगर अयोध्या न्यास परिषद जो है कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है ना, तो यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगा तो वहां पे है कि धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो ये यही बात करता है, ठीक है। क्लॉज 2, क्लॉज 3 पढ़िए। क्लॉज 3 क्या कहते हैं, देखिए तो क्लॉज 3 भी है, क्लॉज 2 ही है। चलिए लिख लीजिए इसको। क्लॉज 3 कहता है, क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 भी है। क्लॉज 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को, है ना, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज विधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में, है ना, भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपस्थिति के लिए बात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 क्लॉज जो है कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो उन क्लॉज को थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए।
आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें पहला क्लॉज है राज द्वारा राजनिधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करती है। अब जैसे कि हमारा ये क्या कहते हैं, बिहार सरकार है ना, हमारा बिहार सरकार जो है कि कोई यूनिवर्सिटी स्थापित करती है ना, या फिर जो यूनिवर्सिटियां हैं है ना, पटना यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, किसी को भी ले लीजिए, तो क्या उसमें धार्मिक शिक्षा दिए जा सकते हैं क्या? नहीं दिए जा सकते। अगर धार्मिक शिक्षा दिए जाएंगे तो क्या होगा कि सरकार उसका फंडिंग बंद कर देगा, है ना, उसका वित्त पोषण बंद कर देगा, यूनिवर्सिटी हो सकता है यूनिवर्सिटी को बंद कर देगा, क्योंकि वो जो है सद्भाव को बढ़ाने की बात करता है, एकता की बढ़ाने की बात करता है, यूनिटी को बढ़ाने की बात करता है, समरसता की बात करता है ना। वो जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता कि किसी भी धर्म संप्रदाय को वो उनके धार्मिक जो है कि कार्यों को बढ़ावा दे, ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट लिख लीजिए क्लॉज 2, है ना, अनुच्छेद 28 का क्लॉज 2। इसके तहत जो है कि क्या प्रावधान है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 28 का क्लॉज 2 के अंतर्गत यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना किसी ऐसे धार्मिक न्यास के अधीन हुई है जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि अयोध्या न्यास परिषद अगर ये क्या करती है, अयोध्या न्यास परिषद जो है अगर कोई विद्यालय स्थापना करता है, यूनिवर्सिटी स्थापना करता है ना, तो उसमें जो है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है ना, क्योंकि उसका वित्त पोषण है किसके द्वारा होगा, न्यास परिषद, अयोध्या न्यास परिषद के तहत, है ना। उसमें सरकारें जो है कि अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये चीजें ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं क्लॉज 3, अनुच्छेद 28 क्लॉज 3। क्लॉज 3 बोलते हैं तो लिखते हैं, कैसे लिख रहे हैं आप लोग, वैसे लिख रहे हैं ना, अनुच्छेद 28 क्लॉज 3 ऐसे लिख रहा है ना, हाँ ऐसे ही लिख रहा है ना, क्या अलग लिख रहा है? लिख लीजिए इसकी क्या बात कर रहे थे, 23 का 28 का कर रहे थे, है ना, लिख लीजिए। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनिधि पर, स्टेट फंडिंग पर, राजनिधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए, कोई फंडिंग, कोई संस्था है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, और उसकी फंडिंग जो है कि राज्य सरकार कर रहा है ना, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है ना, और उसमें अगर है कि कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है ना, तो कोई अगर चाहे तो है कि उसमें जो है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसमें भाग नहीं ले सकता, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते लिख लीजिए आर्टिकल 29। ये क्या कहते हैं, ये क्या था,
संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार की बात करता है ना। चलिए लिख लीजिए, हमारा पांचवा अधिकार क्या है, लिख लीजिए। पांचवा जो है हमारा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें कौन कौन आर्टिकल शामिल है? 29 और 30, 29 और 30 है ना। 29 क्या कहता है? 29 क्या कहता है? तो 29 कहता है क्या? 29 क्या कहता है? इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें है कि क्लॉज है कि लिख लीजिए, क्लॉज लिख लीजिए। इसमें दो क्लॉज है ना, दो क्लॉज है। तो क्लॉज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं। देखिए क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि इसमें कि प्रत्येक नागरिक है ना, जिसकी अपनी भाषा है ना, भाषा है, जिसकी अपनी लिपि है, जिसकी अपनी संस्कृति है ना, तो उसे बनाए रखने का उसको अधिकार दिया जाएगा, है ना। उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, छेड़छाड़ उससे नहीं किए जा सकते। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो ये क्या कहते हैं ट्राइब्स है ना, जैसे सेंटिनल है, जारवा है ना। ये क्या कहते हैं, इधर आएंगे तो ओंग ओंग है ना, कोल है, भील है ना, अबोहर है ना, कलबेलिया है। ठीक है। ये जितने भी जनजातियां है ना, तो उनके अपनी भाषा है, अपनी लिपि है ना, और अपनी संस्कृति है। तो उसको उसको है कि यथावत बनाए रखने की जो है कि राज्य क्या करती है, चेष्टा करती है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करती है ना। तो इस तो दूसरा जो है इसका क्लॉज है, इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार को उनकी चर्चा इसमें किया गया है। इसमें कहा गया कि ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित हो, है ना, राज्य द्वारा पोषित हो या राज्य निधि से उसको सहायता प्राप्त हो, तो इसमें इसमें क्या किया गया है, तो इसमें जो है कि आपको किया गया है कि किसी भी नागरिक को प्रवेश देने के लिए जो है केवल धर्म है ना, मूल वंश, जाति एवं भाषा, इसमें इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं। लिपि की चर्चा जो है सबसे पहली बार जो है आपका आर्टिकल 29 में ही हुआ है, उसके बाद कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है। चलिए लिख लेते हैं आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 है ना, क्लॉज 1 लिख लीजिए, क्लॉज 1 लिख लीजिए। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि हो, संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का उसे बनाए रखने का अधिकार अधिकार होगा होगा होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, क्या जारवा, सेंटिनेल, ओंग आदि। और यहाँ पे आपने देखा है कि ये जारवा जो है क्या है, विलुप्त होने के कगार पे। करीब करीब 200 लोग ही अब बचे हैं इसमें, है ना। 200 लोग ही इसमें बचे। पता है आपको ये बात? नहीं बताया। तो जारवा जो है कि अब ये क्या कहते हैं विलुप्ति के कगार पे है ना। और ये जो है कि किसी से भूलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, है ना। ये भूलना पसंद नहीं करते। कंद मूल और शिकार पे जो है उनकी पूरी जीवन जो है चलती है। ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल में 2018 में ये चर्चा में था, है ना। तो अमेरिकी को मार दिया था। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। ये क्या करता है 29 का और ये क्लॉज 1 इनकी ये संरक्षण प्रदान करता है ना। तो दो लिख लीजिए, क्लॉज 2 है ना, 29 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 29 क्लॉज 2। इसमें क्या क्या, इसके तहत शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश
प्रवेश, शिक्षित संस्थाओं में प्रवेश के बारे में उपबंध किया गया है। प्रवेश के बारे में उपबंध किया गया है। देख लीजिए, इसके अंतर्गत ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में 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 किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त है, किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा या किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते आर्टिकल 30 ये क्या कहते हैं? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की प्रावधान करता है। पढ़िए थोड़ा सा एक बार। देखिए, जी सर। हाँ, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए, अब इसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की जो है स्थापना, है ना, स्थापना करने का जो है कि अधिकार किसको दिया गया? तो ये अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। अब इसमें है कि आपको कुछ चीजें याद होगा। सेंट जेवियर कॉलेज नाम सुना है? अहमदाबाद में ये मेरा कॉलेज जो पहले वाला कॉलेज था, ये जीसस एंड मैरी कॉलेज, है ना, ये फ्रांस द्वारा स्थापित है, ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज। तो उसमें है कि आप एडमिशन, जैसे कि हमारे कॉलेज में जब लोग एडमिशन आते थे लेने के लिए, तो ऐसा नहीं कि एडमिशन सभी को नहीं मिलता, सबको एडमिशन मिलता है ना। लेकिन उसमें जो है कि प्रायोरिटी जो है कि दी जाती थी क्रिश्चियनिटी को, है ना। क्रिश्चियनिटी वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। और जनरली तौर पे इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, तो ऐसे भी हिंदी मीडियम वाले वंचित रह जाते थे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है वो। ठीक है, जैसे सेंट मेरी कॉलेज जो यहाँ की, सेंट जेवियर कॉलेज जो गुजरात वाला है ना। तो यहाँ में जो है इस पे जो है कि कहा गया था, ये एक बात है। तो ये बात क्या है? ये सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य, है ना। इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार में प्रबंधन समिति के गठन का शिक्षण के माध्यम से विनिश्चित करने के तथा शैक्षणिक व प्रशासनिक नीति के निर्धारण में अधिकार में भी शामिल होगा। तो ये सेम चीजें जो है कि हमारा जीसस एंड मैरी कॉलेज जो था, है ना, तो उस जीसस मैरी कॉलेज में जो मैं देखता था क्या कि जो हमारे जो हेड होती थी, है ना, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो वहाँ पे जो हेड महिला ही होती है। और वो जो हेड होती थी वो जो है कि बेसिकली जो है कि क्रिश्चियनिटी समुदाय से, है ना। वहाँ पे मैंने किसी हिंदू को हेड बनते हुए कभी नहीं देखा। और आज भी जो हेड है वो क्रिश्चियनिटी समुदाय से है। प्रबंधन में जो है कि जो मुख्य पार्टिसिपेंट होंगे, है ना, वो अल्पसंख्यक समुदाय से ही होंगे। तो ये जो है कि आर्टिकल 30 जो है इसका प्रोविजन देता है। ठीक है, और क्या है, आगे पढ़िए। क्लॉज 1 कहता है कि
या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अब जैसे मदरसा है ना, मदरसा क्या है? रुचि के शिक्षण संस्थान है, नहीं है? शिक्षा तो है कि यहाँ पे हम लोग दे ही रहे हैं, है ना, सरकार व्यवस्था कर ही रही है। लेकिन जो है कि मदरसा की स्थापना भी सरकार द्वारा की जा रही है, नहीं की जा रही है, की जा रही है। तो सीधी सी बात है कि मदरसा की स्थापना सरकार द्वारा भी की जा सकती है, कम्युनिटी के द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसकी बात की गई है। आगे पढ़िए। एक खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। चलिए, इससे फंडिंग से संबंधित है, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, 20 तो कर 29 हो गए ना, 30 लिख लीजिए। ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, प्रशासन को अधिकार प्रदान करता है। लिख लीजिए इसमें क्लॉज 1, क्लॉज 1। इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। अभी आपको अपने कॉलेज की बात किया, सेंट जेवियर कॉलेज की बात किया, है ना, तो इसमें है कि जो हेड होंगे, है ना, जो संचालन का जो प्रमुख होंगे, है ना, वो हमेशा से जो है कि ये अल्पसंख्यक कम्युनिटी के ही होंगे। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। इसके अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्लॉज 2 लंबा है ना, छोड़ देते हैं इसको और 31 कर लेते हैं। 31 क्या था? सर संपत्ति का अधिकार था ना, जो निरस्त कर दिया गया है ना। अब 31 का ये तो है ना, ये जिंदा है ना, ये इसे भी डेड कर दिया गया। लिख लीजिए। संपत्ति का अधिकार है, निरस्त हो गया है, तो उसको हमें नहीं देखना। 31 का लिख लेते हैं, सेपरेट लिख लेते हैं, सेपरेट देख लेते हैं। इसमें भूमि सुधार विधि की चर्चा की गई है, और भूमि सुधार को किस में रखा गया है? अनुसूची 9 में सर 9 में 2008 से पहले यह प्रोविजन था कि इसमें अनुसूची 9 में अगर किसी भी विवाद को डाल दिया जाए तो उस पे जो है कि चर्चा योग नहीं रहेगा। लेकिन 2008 के बाद जो है स्थिति बदल गई है ना।
तो चलिए लिख लेते हैं। अनुच्छेद 31 क, इसमें इनमें है भूमि सुधार संबंधी विधियों की चर्चा है, विधियों की चर्चा है, विधियों की चर्चा है, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत कृषि संपदा, कृषि संपदा या उससे संबंधित अधिकार, अधिकार का राज्य द्वारा अर्जन, राज्य द्वारा अर्जन करने वाली कृषि विधि को, कृषि विधि को, कृषि विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 और वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 द्वारा, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक, प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये वस्तुतः किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। लिख लीजिए। अनुच्छेद 31 का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन करने के लिए पारित विधियों को, विधियों की वैधता, वैधता को न्यायालय में, न्यायालय में चुनौती, चुनौती देने से, देने से संरक्षित करना था। नीरज परसों तरसों कुछ ऐसे बातें रखा था नीरज ने कि सर 31 का जो है कि ये जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, कुछ ऐसा बात बोला था आपने नीरज? हाँ सर, आपने कुछ ऐसा बात बोला था। तो देखिए ये 31 में जो 31 का में है कि जैसे हुआ करता क्या था कि जब देश आजाद हुआ था उसमें बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, है ना, जिनके पास 200, 300, 400, 1000 बीघा, 2000 बीघा, 3000 बीघा जो है जमीन हुआ करता था। मतलब समझ लीजिए कि एक बड़ा शहर जो है ना वो उसके अधीन, अधीन होता था। तो सरकार जो है कि जब जमींदारी उन्मूलन चलाया गया, जमींदारी उन्मूलन कब चला गया? 1952 में। तो जमींदारी उन्मूलन जब चलाया गया तो सरकार जो है कि भूमि का एडॉप्शन करने लगी, एडॉप्ट करने लगी। तो जमींदार है कि न्यायालय पहुंच जाए, है ना। तो पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। तो 9वां अनुसूची बनाया गया, है ना, 9वां अनुसूची बनाया गया। तो जितने जितने भी भूमि संबंधी विवाद थे, है ना, और सरकार द्वारा अडॉप्ट की जा रही थी भूमि, उसको किस अनुसूची में रख दिया गया? 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। अब वो न्यायालय में वाद योग रहा ही नहीं, है ना। तो सरकार सभी जमींदारों के पर कतर दिए, है ना, सभी जमींदारों के पर कतर दिए। ठीक है, आगे चलते, आगे चलते। चलिए, इसमें जो है कि इसका दूसरा प्रोविजन भी है, देख लीजिए। 31 का और भी प्रोविजन है। हाँ है, खा है। अच्छा, ये किससे संबंधित है? ये भी उसी से संबंधित है। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अब लिख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है वैसे? ये भी आपके आपके डे टू डे से संबंधित है ना। बताइए क्या है ये? आज आप लोग सुस्त सुस्त दिख रहे हैं, क्या बात है?
हाँ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा कहे थे। अच्छा, आपने और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जब हनन होगा अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। किसका हनन उपचारों होगा में तो? कैसा? किसका हनन होगा? मूल अधिकार का हनन। और इसी को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा हृदय कहा था। आत्मा है देखा। और कुछ कहा था? हम्म? और कुछ कहा था? नहीं, और इसमें अगर कोई विवाद होगा तो उसके लिए नहीं, अपना मौलिक अधिकार के लिए केवल जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। जनहित याचिका के लिए नहीं जा सकते हैं। इसमें 5 तरह के रीट दिया गया है। संवैधानिक उपचारों में 5 तरह के जो कि न्याय की बात कही गई है। कौन कौन सी? एक है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परिचालक और प्रेषण। बाकी बच्चे नहीं पढ़े हैं क्या? आप लोग पढ़ उड़ के नहीं आते हैं? चलिए लिख लेते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक, ये लास्ट है, लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना? ये पढ़ने लास्ट के लिए मौलिक टाइम ही अधिकार नहीं मिल पाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो जो आपके मूल अधिकार को भी संरक्षित करता है। नहीं, लिख लीजिए। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्ण अधिकार है जो जो मूल अधिकार को संरक्षित करता है, मूल अधिकार को संरक्षित करता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे हृदय एवं आत्मा कहा है। इसे हृदय, संवैधानिक उपचारों को हृदय एवं आत्मा का है, हृदय एवं आत्मा का, हृदय एवं आत्मा का। लिख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो इसे लागू करने के लिए या इसके खिलाफ, है ना, लिख लीजिए, मूल अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति 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 उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए व्यक्ति व्यक्ति कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय में, है ना। एक उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में 32 और उच्च न्यायालय में 226, है ना। चलिए लिख लीजिए। अब ये देखिए, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता तो PIL दर्ज भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जितने भी PIL दर्ज जो करते हैं आप लोग बिहार वाले, है ना, सब इसी के तहत लगाते हैं आप लोग। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया है ना। हमारे संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के नेता भी यही कहते हैं, उनका फेवरेट डायलॉग है, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। नहीं तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। अनुच्छेद
32 32 के तहत कोई संस्था अथवा लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लोकहित बात दाखिल कर सकता है, जो निर्धनता, अज्ञानता या किसी अन्य कारण से रीट दायर नहीं कर सकता। यानी सीधे सीधे लिख लीजिए इसमें कि अनुच्छेद 32 जो है आपको नागरिकों को PIL दर्ज करने का अधिकार देता है ना, PIL दर्ज करने का अधिकार देता है। ठीक है, इतना सारी बातों का एक बात है ना। अब जैसे कि कोई भी मामला होता है तो अब मैंने बोला था कि बिहार में सबसे ज्यादा PIL दर्ज किए जाते हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है ना, तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है। ठीक है, PIL दर्ज करने वालों में। तो चलिए लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया के तहत जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रारंभ किया। चलो आगे चलते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उपचार हेतु उपचार हेतु उपचार हेतु उपचार हेतु उपचार हेतु अच्छा, ये रीट कौन जारी कर सकता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर, उपचार हेतु सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 का है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी किए जाते हैं। उपचार हेतु 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। सर उपचार हेतु के बाद 2 बार बोले कि उपचार हेतु 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये निम्नलिखित है। पहला लिख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या, इसको क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। लिख लीजिए, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस है ना, हैबियस कॉर्पस लिख लीजिए। हैबियस कॉर्पस क्या है? लिख लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रस्तुत किया जाए, है ना, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ये मेंस में बेहद महत्वपूर्ण है, पीटी में भी महत्वपूर्ण है। विपेशी जनरली सवाल पूछता है और आप लोग गलत कर देते हैं, है ना। तो हैबियस कॉर्पस है ना, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को क्या किया जाए? जो बंदी है ना, जो अरेस्टेड है, उसको क्या किया जाए? उपस्थित किया जाए, है ना। लिख लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह रीट ऐसे व्यक्ति
या प्राधिकारी के, यह रीट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, यानी कि बंदी बना लिया है ना, यानी कारावास में रखा है ना? ये प्राधिकारी के पास के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है और व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, ये दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है ना। तो चलिए इसमें अब जिससे कि आपको आर्टिकल कौन सा पढ़ा रहे थे? 22 पढ़ा रहे थे। 22 में क्या पढ़ाया है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए ना, नहीं किया जाए। तो यहाँ पर भी यही है ना। यहाँ पे कि किसी को अगर पकड़कर जेल में डाल दिए हैं तो जज के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। अगर गिरफ्तार कर लिए हैं तब जज के सामने उपस्थित करना पड़ेगा, है ना, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये आपके खिलाफ जो है रीट जारी किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लीजिए यह रीट याचिका के विरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे मान लीजिए नीरज है ना, नीरज के किसी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया, तो नीरज चाहे तो ये रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। इन्हें लगता है कि नहीं हमारे दोस्त के साथ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है ना, तो ये सीधे सीधे कहेंगे कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट जानी चाहिए, है ना। तो नीरज क्या करेंगे? नीरज जाकर के एक याचिका दायर कर देंगे। कौन सी याचिका? हैबियस कॉर्पस, है ना, निवारण बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें है कि होगा क्या कि जो गिरफ्तार करेगा, जो भी पुलिस या जो भी प्राधिकारी है गिरफ्तार करेगा, तो इनके दोस्त को कहाँ पे? न्यायालय में उपस्थित करवाया जाएगा, है ना, उसके आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, लिख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का मुख्य उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति यानी गिरफ्तार व्यक्ति, निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की वैधता और अवैधता की जांच करना है। अब मैंने जो बातें किया, मैंने कहा नीरज के दोस्त को गिरफ्तार किया जाता, तो नीरज क्या जानने की कोशिश करेंगे रिट लगा करके कि गिरफ्तार क्यों किया, है ना, गिरफ्तारी के आधार क्या है, क्या ये वैध है या अवैध है ना, ये पता कैसे चलेगा? आप पदाधिकारी नीरज को तो कोई बताएगा नहीं, है ना। तो नीरज जो है उसी के माध्यम से, इस रीट के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे और प्राधिकारी जो है उसको ले जाकर के उपस्थित करेगा कोर्ट में और बताएगा कि वो क्यों गिरफ्तार किया है। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिख लीजिए। अतः इस रीट पर विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षता उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। लिख लीजिए, इसमें बात लिख लीजिए ब्रैकेट में। ये जो है कालू सन्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, कालू सन्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यह रीट
यह रीट सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। परमादेश है ना, इसको मैंडेमस बोलते हैं। मैंडेमस है ना, परमादेश, मैंडेमस, इसको परमादेश बोलते हैं ना, परमादेश को मैंडेमस बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा, इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। लिख लीजिए पहले, उसके बाद समझा देते हैं। आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह रीट ऐसे व्यक्ति को, ये ऐसे लिख लीजिए, इस रीट का प्रयोग ऐसे व्यक्ति को आदेश देने के लिए किया जाता है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार करता है। जैसे आप सब नहीं, सिलेक्शन हो जाता है, कल सिलेक्शन हो जाता है तो है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, है ना, कहते हैं हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम घर ही में बैठे रहेंगे, है ना, तो आपके खिलाफ भी जारी हो सकता है, ये रिट जारी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, इसको समझ लेते पहले। ये क्या कहा कि हम आदेश देते हैं। क्यों देते हो आदेश, है ना, तो आदेश इसलिए देता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे जो आपको काम दिया गया है ना, मान लीजिए कि वीडियो है तो पंचायत डेवलपमेंट का काम दिया गया है आपको, आप उसमें आनाकानी कर रहे हैं, है ना, तो जनता आपके खिलाफ परमादेश रिट लागू करवाएगा और किससे आदेश दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिलवाएगा कि ये फला व्यक्ति जो है अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो इसको आदेश दिया जाए कि वो अपना काम ढंग से करे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये बातें जो है कि आपको यहाँ पे कही गई है मैंडेमस में, ठीक है, लिख लीजिए आगे। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ना, अब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है क्या, या गेस्ट पे है जारी किया जा सकता है, नहीं जारी किया जा सकता, है ना, उससे उसके पहुंच से रडार से वो
बाहर है ना, न्यायालय के रडार से बाहर है, क्योंकि आप ये उतना फैसिलिटी ही नहीं देंगे तो कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है कि ये रिट क्यों जारी किया जाएगा। लिख लीजिए यह व्यक्ति यह रिट, लिख लीजिए यह रिट निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध, निजी संस्थाओं के विरुद्ध अथवा संविदात्मक कॉन्ट्रैक्ट दायित्वों के निर्वहन हेतु जारी नहीं किए जा सकते, जारी नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट लिख लीजिए यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लिख लीजिए प्रतिषेध या प्रोहिबिटेशन, 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 इस लिख लीजिए इसका अर्थ है, इसका अर्थ है मना करना, है ना, मना करना, मना करना। ये निषेधाज्ञा है, निषेधाज्ञा है मतलब नकारात्मक है ना, मना करना। ठीक है, लिख लीजिए यह रीट वरिष्ठ न्यायालयों, वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक अधिकरणों, अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक अधिकरणों, अर्ध न्यायिक अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध, के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। चलिए कर लेते हैं इसको, लिख लीजिए लिख लीजिए इसके तहत अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है, उसमें निहित नहीं है। अब जो है कि ये जो है कि देखा जाए आपके जो प्रतिषेध है ना, जो प्रतिषेध है जैसे कि ये कौन जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाई कोर्ट जारी कर सकता है, कर सकता है। जिला न्यायालय जारी कर सकता है ना। ये जो है कि जो बड़े न्यायालय हैं, है ना, वो बड़े न्यायालय जो है छोटे न्यायालयों के लिए ये रिट जारी करता है ना। जैसे कोई कार्य जो है कि उस अधीनस्थ न्यायालय के अधीन नहीं है तो उसको मना करता है कि आप इस कार्य को नहीं देखेंगे, ये जो है मेरे पास भेज दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं, मेरे पास भेज दीजिए, कुछ ऐसी वाली बात, बड़ा भाई वाला फीलिंग आएगी इस रिट के माध्यम से, नहीं तो चलिए आगे करते हैं, लिख लेते हैं यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक, यह रिट सिर्फ न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्यों के विरुद्ध जारी की जाती है, जारी की जाती है। लिख लीजिए जारी की जाती है, जारी की जाती है। यह रिट न्यायालय अपनी सीमाओं, अपनी विधिक सीमाओं, कानूनी सीमाओं या अधिकारिता के अतिक्रमण को रोकने तथा प्राकृतिक न्याय
के उल्लंघन को भी रोकती है, को भी रोकती है। ठीक है, गलत फैसले देंगे, है ना, तब भी डंडा मारेगा बढ़ाने वाले। नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इसको क्या बोलते हैं? सर्टिररी, प्रमाणित होना या सूचना देना। हाँ, सर्टिररी लिख लीजिए, सर्टिररी। इसका अर्थ है सूचना देना या सूचित, ऐसे सूचित करना अथवा सूचना मंगा लेना, मंगा लेना या प्रमाणित करना। ठीक है, यह किसके, यह रिट किसके खिलाफ जारी की जाती है? तो फिर वही वाली रिपीट रिपीट, है ना, लिख लीजिए। सर ये यह न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उपकरणों यह को रिट जारी किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा, अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध, निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है, जारी की जाती है, जारी की जाती है, जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष, अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों, प्रस्तुत मामलों, प्रस्तुत मामलों, प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश, भेजने का निर्देश दिया जाता है। ये जो है कि आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण, है ना, लगभग एक जैसा है। नहीं, लगभग एक ही जैसा है ना, ये अंतर दिख रहा है इसमें। आगे चलते हैं, लिख लीजिए, लिख लेते हैं। यह रीट, नेक्स्ट पॉइंट, यह रीट इस आधार पर जारी की जाती है, ये अंतर है, इस आधार पर जारी की जाती है कि पहला, अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या अधिक है, या अधिक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है, ये भी उसी की तरह है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है। तीसरा लिख लीजिए, निर्णय में वैधानिक, वैधानिक गलतियां, गलतियां, गलतियां हो, है ना, तो पैसा वैसा लेकर कर कहते हैं, ऐसा करते हैं ना जज साहब, पैसा लेकर के फैसला बदल देते हैं, है ना, तो इसमें उत्प्रेषण रीट जारी किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, ये प्रतिषेध रीट तथा उत्प्रेषण रीटें, उत्प्रेषण रीटें किसके विरुद्ध जारी की जाती है? दोनों, उत्प्रेषण रीट यानी दोनों रीट किसके द्वारा, किसके विरुद्ध? न्यायालय के विरुद्ध, है ना, न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है ना। क्या ये दोनों को मोटिव एक है? नहीं, लिख लीजिए, ये दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। लिख लीजिए, ये पूछा हुआ इंटरव्यू में, है ना, लिख लीजिए, प्रतिषेध रीट कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए किया जाता है, कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए किया जाता है। जबकि उत्प्रेषण रीट कार्रवाई की समाप्ति, कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द
रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। प्रतिषेध रीट के भांति भी उत्प्रेषण रीट कार्यपालिका विधायिका प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। अधिकार परीक्षा, है ना, क्यों ब्रांटो अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो अब क्यों ब्रांटो का है तो लिख लीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका प्राधिकार क्या है? ठीक है, लिख लीजिए। यह रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोकपद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं, है ना। तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद को धारण किए हैं, है ना, यही कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, धारण किए हुए। तो इसके तहत यह पूछा जाता है कि आप किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए हैं। यदि इसका समुचित उत्तर नहीं दिया जाता तो व्यक्ति को पद से हटना पड़ेगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। इस रीट के लिए याचिका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, और दायर कौन कर सकता है? जैसे कि नीरज है ना, तो नीरज बीपीएससी कोई व्यक्ति जो है सुशील है ना, सुशील अगर अवैध रूप से कि कोई सीट पे जाके कब्जा कर लिए तो नीरज ये क्या कहते हैं, दायर कर सकते हैं रीट को, जब है कि उनका हित उस पोस्ट पे ना हो, है ना। अगर उनका हित उस पोस्ट पे है तो वो दायर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब है कि जो व्यक्ति रीट दायर करेगा, है ना, तो ध्यान ये रखा जाता है कि उस व्यक्ति का हित उस पद में ना हो, है ना। अगर उस पद में हित हो तो हो सकता है कि ये क्या कहते हैं, बदले की भावना या लालच या शत्रुता की भावना से वो दायर कर दिया है ताकि उसकी जॉब चली जाएगी तो हम उस पर काबिज हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह की बातें हो सकती है, तो न्यायालय इसका ख्याल रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलिए अनुच्छेद 33। सैन्य न्यायालय सुना है? कोर्ट मार्शल सुना है? हाँ सर, ये तो सेना में होता है। हाँ सर, अभी पहला लेडी बनी है, उसका नाम है क्या चीज तो बोल रहे हैं, ऑप्शन मालूम लगा तो बता दें। तो भारत का पहला बनी है सैन्य का जज। अच्छा, तो जितने भी कोर्ट मार्शल के जो केसेस बनते हैं, है ना, जो कोर्ट मार्शल का केसेस बनते हैं इसी के तहत बनते हैं, है ना, इसी के तहत बनते हैं। चलिए आगे कर लेते हैं। इसको करना जरूरी है, छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है आपको। ठीक है,
कोर्ट मार्शल कर लीजिए, है ना, 34 वाला, अनुच्छेद 34 कोर्ट मार्शल लिख लीजिए। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर, सेना विधि का लागू होने पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? संसद को। संसद को जाता है, संसद को जाता है, संसद को जाता है। अरे मेरे क्या इस समय फोन कर रहा है। हेलो हेलो, क्लास तो चल रही है, 6:30 बजे से क्लास चल रही है, आप जुड़ते क्यों नहीं है? हाँ लिंक तो उस पे दिया हुआ है ना, लिंक ग्रुप में देखिए ना, ग्रुप में देखिए लिंक मैं भेजवा देता हूँ। और बच्चे बैच 6 में है कि लिंक लिंक बच्चे वहाँ पे जो है कि लिंक चेंज है, तो आप चेंज वाले लिंक से करेंगे तभी तो आप जुड़ेंगे ना। हाँ नहीं तो उसमें जो बैच 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 का आपका जो लिंक दिया गया है, तो उसमें देखिए ना, दूसरे बैच में लिंक दिया गया है, बैच 6 में है ना आप। हाँ चलिए ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे? सांसद कानून बना सकते विधि। लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या कहूँ मैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, महान महान बच्चे हैं। मैसेज करेंगे कि सर हम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, एफर्ट लगाएंगे, राइट एफर्ट लगाएंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। रोज मैसेज करते हैं क्लास से जुड़िए, लिंक शेयर करते हैं, तब भी बाबूशाह को ध्यान नहीं है। चलिए तो संसद को जो है विधि बनाने का अधिकार दिया गया है ना, दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो है कि क्या किया जाएगा? ये कोर्ट मार्शल वाला जो है, यहाँ पे अगर कोर्ट मार्शल लागू हो तो ठीक है, ये मार्शल लॉ लागू हो, सॉरी कोर्ट मार्शल नहीं, मार्शल लॉ लागू हो। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 34वां नहीं 35वां जो है कि किससे संबंधित है? 35वां अनुच्छेद किससे संबंधित? संसद को विधि बनाने की शक्ति। इसके तहत कौन कौन सा अनुच्छेद आता है? 16, 3, 32, पढ़ाया 3, 33, पढ़ाया था 34, पढ़ाया था 17, तो 23। पढ़ाया था तो उसमें है कि आपको बताया था कि अनुच्छेद 17 भी है ना, 17 है, 23 है, 17, 23 है ना, 17 भी है सर, 23। हाँ तो इसको जब आपको पढ़ा रहा था तो उसमें है कि बताया था कि 17-23 पे जो विधि बनाई उनका अधिकार जो है अनुच्छेद 35 के तहत संसद को दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं मारना है ना। तो टेस्ट दे लेते हैं, क्या इरादा है? देना है या फिर पढ़ा दूं? बताइए, हो जाए? अब कोई बोलेगा नहीं। जी सर। हाँ तो नीरज बना दीजिए पीडीएफ। हाँ सर। पीडीएफ बना दीजिए, टेस्ट ले लेते हैं। हाँ सर बना देते हैं 2 सेकंड। हाँ